अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 516 की लास्ट वीडियो बना रहे हैं, यानी कि आपके फाइनल टर्म रिलेटेड ये आपकी लास्ट वीडियो होगी। हम 41 से 45 तक कंप्लीट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले हर चीज़ समझ आ चुकी होगी और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और अगर जिन लोगों ने नहीं किया तो काइंडली अब कर दें। लेक्चर 41 है टू 11 टॉपिक ऑक्सिलरीज। अब ऑक्सिलरीज हैं क्या? ऑक्सिलरीज का मतलब होता है हेल्पिंग। जब हम ग्रामर में देखते हैं कि हेल्पिंग का मतलब क्या हुआ, तो हमारे पास आते हैं कुछ वर्ब्स। लाइक ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो बी, एम, इज, वॉज, हैव एंड डू। याद रखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं बी, एम, is, was, have and do। जब हम यूज करते हैं ऑर्डिनरी वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब को किसी टेंस बनाने के लिए, लाइक वो पैसिव फॉर्म में होगा या क्वेश्चन फॉर्म में होगा या नेगेटिव होगा। अब अगर हम ऑर्डिनरी वर्ब को टेंस बनाते हैं तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सिलरी, और वर्ब को कर रहे हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब। इनके अंदर हम वर्ब्स यूज कर रहे होते हैं। ऑर्डिनरी सेंटेंस, उसके अंदर वर्ब्स यूज हो रहा है ताकि वो टेंस को क्लियर कर सके, यानी पैसिव फॉर्म है या वो क्वेश्चन फॉर्म है या नेगेटिव फॉर्म के अंदर वो सेंटेंस पाया जा रहा है, तो हम इसे कहेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के विदाउट अगर हम बात करते हैं तो ये सोचना भी नामुमकिन हो जाता है कि सेंटेंस हम कंप्लीट कर लें। देखिए, अब हम किसी सेंटेंस को देखें या किसी क्वेश्चन को देखें तो उसके अंदर हम देखते हैं कि उसमें कौन सी वर्ब यूज हो रही है, यानी इस टेंस के अंदर वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि वो टेंस या वो सेंटेंस किस टेंस के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ओमिट कर देते हैं ना सेंटेंस से वर्ब को, तो हम कहें कि ही वर्किंग। अब ये ग्रामेटिकल ऑर्डर के अंदर ना ये सेंटेंस गलत है। लेकिन देखें, अब वो किस पे वर्क कर रहा है, हमें ये नहीं समझ आ रहा। वो गेट को ओपन करने के लिए कर रहा है या वो कोई और काम करने के लिए कर रहा है। तो हमें ज़रूरी हो जाता है कि उसके अंदर टेंस के या वर्ब को हम शो करें ताकि कंप्लीट हो सके क्वेश्चन। अब फर्स्ट हमारे पास आता है यूज ऑफ हैव। अब एग्जाम्पल है कि ही हैज़ वर्क हार्ड। अब यहाँ से हमें पता चला कि ये थर्ड पर्सन को यूज किया जा रहा है। अब कैसे पता चला? ही को यूज करते हुए। इस सेंटेंस में हमने थर्ड पर्सन प्रोनाउन को यूज किया, ही हैज वर्क हार्ड। अब बताया जा रहा है कि इसके अंदर हम हैज को यूज करते हैं। याद रखिएगा, अभी हमको मैं बताती हूँ कि हैज और हैव को किस तरह यूज करते हैं। फर्स्ट हम हैज को देखते हैं। तो अगर फर्स्ट पर्सन बारे में बात कर रहे हैं ना अगर हम लोग, तो हम यूज करेंगे हैव। अगर हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे हैज। याद रखिएगा, थर्ड पर्सन के साथ हम हैज यूज करते हैं और फर्स्ट पर्सन के साथ हम यूज कर रहे होते हैं हैव। I have worked hard, but without auxiliary verb has the sentence should not be correct। अगर हम omit करते हैं ना इसमें से has और have, तो हमारे पास आएगा he worked hard। अब ये sentence correct तो है, लेकिन हमें यहाँ से पता नहीं चल रहा कि कौन सा tense इसमें यूज हो रहा है। सो tense को डिफाइन करने के लिए auxiliary verb को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमें एक और एग्जांपल दी गई कि ही हैज़ बीन वर्किंग सो हार्ड। सो बिकॉज यहाँ पे अगर हम वर्ब को देखें तो हैज़ के साथ बीन को अटैच कर दिया गया। तो अगर हम देखें ना चेंजेस की, तो हमारे पास पहले था ही हैज़ वर्कड हार्ड, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चल रहा था हमारे पास। अब हमने इसे चेंज किया तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर आ गया कि इट हैज़ बीन वर्किंग हार्ड। पहले हमें सिंपल टेंस बताया गया था कि ये हमारे पास एक टेंस था, उसके अंदर हमने यूज किया हैड बीन। तो हमने बताया कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, यानी कि वो कब से इस काम पे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास आता है टॉपिक 213 यूज ऑफ डू। अब सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब है हमारे पास डू। ये भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा होता है सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए। डू यू नो हिम, ये एक आपके पास क्वेश्चन रिलेटेड बात हो गई थी। अब जब भी क्वेश्चन रिलेटेड सेंटेंस लिखोगे तो आप डू और डज का यूज करोगे। तो एक आपके पास क्वेश्चन आया, डू यू नो हिम, तो इसके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब
जो था वो डू था, क्वेश्चन फॉर्म को लेके आया। अगर हम ओमिट कर देते ना तो यू नो हिम बन जाता। तो ये कन्वर्सेशन में यूज और होता है। आप आमतौर पे बात करें तो यू नो हिम, तो एक सुनने में तो ये करेक्ट आ गया, बट ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट था। डू यू नो हिम ये एक प्रॉपर क्वेश्चन है। यू मेट हिम डिडंट यू। अब यहाँ पर हमारे पास एक और फॉर्म आई जिसके अंदर हमने बात की डिडंट यू। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन ही की फॉर्म है। इसमें हम क्या करते हैं, हम दो सेंटेंस को कंबाइन कर देते हैं बाय यूजिंग अ ऑक्सिलरी वर्ब। लाइक डिडंट यू, ये मतलब इसमें हमने कहा कि पास्ट टेंस के हमने बात की ना। एक और एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, ही ईट्स फिश एंड सो डू यू। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि उसने मछली खाई, क्या आपने भी खाई? तो डू हम इस तरह यूज करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कैन। ऑक्सिलरी वर्ब कैन जो हम यूज करते हैं, इसमें हम यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं एबिलिटी को या किसी की कैपेसिटी को, लेकिन कभी कभार ये परमिशन में भी यूज हो रहा है। देखिए, अब हम देखते हैं उसके डिफरेंट यूजेस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। इसके अंदर हम बता रहे हैं कि एक एबिलिटी है ना आपके पास, आप स्विम कर सकते हो अक्रॉस द रिवर। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। इसके अंदर हमें दोबारा एबिलिटी के बारे में बताया गया कि आपके पास इतनी ताकत है कि आप इस बॉक्स को उठा सकते हो। तो हम देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं परमिशन रिलेटेड, तो हम बात करेंगे, हम कहेंगे कि अब इसी एग्जाम्पल को लेना, कैन आई बारो योर अम्ब्रेला। अब ये क्वेश्चन था, आप परमिशन ले रहे हो। आपने एग्जाम्पल थी, कैन आई बारो योर अम्ब्रेला, क्या मैं आपका अम्ब्रेला ले सकता हूँ उधार के तौर पर? तो ये आपने यहाँ से परमिशन ली। सो हमें पता चला कि कैन जो है वो एबिलिटी को कर रहा होता है और आपके परमिशन रिलेटेड भी चल रहा होता है। नेक्स्ट वर्ब आपके पास आता है मे। इसमें हम बात करते हैं बहुत सारी ओकेजन्स पर, लेकिन इनकी अपनी सिग्निफिकेंस होती है ग्रामर की। मे जो होता है वो पॉसिबिलिटी को कर रहा होता है। याद रखें, मे जो होता है वो एक्सप्रेस करेगा पॉसिबिलिटी को, विश को, और ये मे जो होता है ये भी यूज होता है परमिशन के लिए कभी कभार। अब एग्जाम्पल है, इट मे रेन टुमारो। So here may be the auxiliary verb is being used to order the possibility, show the possibility. एक एग्जाम्पल थी कि इट मे रेन टुमारो, यानी कि इसमें ना ही में बी एट होम, इसमें आपके पास कुछ आ रही थी, लाइक पॉसिबिलिटीज के बारे में बताया जा रहा था कि हो सकता है कि बारिश हो, बट ये इसमें कंफ्यूजन पाई जा रही थी कि एक एग्जैक्ट बात नहीं बताई गई थी। मे आई टेक योर अम्ब्रेला क्वेश्चन बन गया। यूज टॉपिक 216, यूज ऑफ शैल और विल। यूज ऑफ शैल और विल जो होता है कैसे यूज करना है हम इसमें ये देखेंगे। शैल जो होता है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए यूज होता है, और विल जो होता है वो हर पर्सन के लिए होता है। लाइक वो फ्यूचर इंटेंशन को जो लोग एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। किसी सेंटेंस के अंदर आप अपने इंटेंशन, फ्यूचर इंटेंशन और एक्शन को एक्सप्रेस करेंगे ना, तो आप हमेशा विल यूज करेंगे। अगर हम शैल को यूज करेंगे तो वो हमेशा लिमिटेड होगा फर्स्ट पर्सन के साथ। इसके बाद जी हमारे पास आता है शैल को अगेन थोड़ा फर्दर डिफाइन किया गया था। शैल जो होता है इसमें हम बात करते हैं ऑल पर्सन प्रोनाउन। इसमें हम सेकेंड, थर्ड, हर पर्सन को यूज कर रहे होते हैं। आप इसमें एक्सप्रेस कर रहे होते हो कमांड को, प्रॉमिस को और थ्रेट को। अगर हम बात करें कि हमने जैसे बात की थी ना कि शेल जो होता है वो यूज़ हो रहा होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को लेकर, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जब स्पीकर जो होता है वो कंफर्म कर रहा होता है फ्यूचर इंटेंशन को, और श्योर कर रहा होता है कि जो फ्यूचर एक्शन है वो हो होगा या आप करोगे हर हाल में, तो आप वो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेगा शेल। ही शैल नॉट एंटर माई होम अगेन। ये आपके पास आया कि हमने कैसे हमने बताया कि एक एग्जाम्पल दी कि वो कभी भी अब दोबारा हमारे घर में दाखिल नहीं हो सकता। आपने एक इंटेंशन भी बता दी और आपने मेक श्योर भी कर दिया कि ऐसा ही होगा। सेकंड जी आपके पास टॉपिक आता है 218 assumptions। अगर हम assumptions की बात करते हैं तो उसमें हम will को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस विल बी द बुक यू वांट आई सपोज।
आपने अज्यूम किया ना कि आपने से एक बुक दी, आपने कहा कि मुझे लगा कि आपको ये बुक चाहिए। ये जो लगना होता है ना, जिस सेंटेंस में आप लगना को यूज करेंगे ना, उसमें आप विल को लेके आएंगे। अब अगर देखिए, इसमें हमने शुरू में बात की थी कि विल में आप करते हो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो जो पर्सन बात कर रहा है उसने खुद को उसमें इंश्योर करवाया, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ। इफ वी शैल हेयर देन इट बिकम मोर ऑफ कमांड देन assumption। अगर हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की, तो हम यूज करेंगे विल एज अ अज्यूमिंग थिंग। अब एक और एग्जांपल थी, आई सपोज दे विल कैच द इवनिंग ट्रेन। इसके बाद ही आपके पास टॉपिक आता है 219 मस्ट। अब ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट यूज हो रहा है ना, तो इसमें हम देखते हैं नेसेसिटी के बारे में बात की जाती है या ऑब्लिगेशन के बारे में बात की जा रही होती है। ये एक स्पेशल वर्ब यूज हो रहा है, लाइक सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, और इस सारे पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं मस्ट को। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, सो वट एवर इज बीइंग सेड एज नेसेसिटी। ये आपके पास एक एग्जाम्पल थी और आपको बस एग्जाम्पल्स याद रखनी है। और टू भी आपके पास एक थी, एक ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके अंदर हम इसका मतलब होता है क्वाइट क्लोज टू। ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट के नज़दीक नज़दीक होता है और टू। इसमें हम बात करते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा implications आ रही होती हैं। और टू जो होता है ये मॉरल ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस कर रहा होता है, डिज़ायरेबिलिटी के बारे में बात कर रहा होता है। इसमें प्रोबेबिलिटी को भी डिस्कस किया जाता है। अब एक एग्जांपल है कि वी ऑट टू लव आवर नेबर्स, सो दिस इज शोइंग दैट सम काइंड ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन। अब देखिए, इसमें मॉरल ऑब्लिगेशन दिया गया ना कि अपने नेबर से हमें मोहब्बत करनी चाहिए। वी ऑट टू हेल्प हिम, मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी मदद करूँ। इसमें मॉरल ड्यूटी थी या मेरे जिम्मेदारी है कि मैं मदद करूँ अपने नेबर की। इसके बाद ये टॉपिक 221 आता है, यूज टू। ये फॉर्मल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसमें हम किसी भी हैबिट को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, और ये वो एक हैबिट होती है जो कि पास्ट में परफॉर्म की जाती है, ये कंटिन्यूइंग नहीं होती। इसके मतलब इस यूज टू को हम यूज कर होते हैं एक्सप्रेस करने के डिसकंटिन्यूड हैबिट को, यानी कि मेरे पास में एक हैबिट थी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान है वो कहता है कि मैं पास्ट में स्मोक कर रहा हूँ, तो वो कहेगा कि आई यूज टू स्मोक, मतलब मैं पास्ट में स्मोक करता था, अब नहीं कर रहा। तो ये इस तरह किया जाता है। इसके एग्जांपल आपके पास आती है, यूज टू लिव देयर व्हेन आई वाज अ बॉय। मैं जब बच्चा था तो मैं वहां रहा करता था या रहता था। इस तरह जी हमारे पास आता है। अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर यूज कर रहे होते हैं ना यूज को, तो हम टाइम फ्रेम को देख रहे होते हैं। लिसनर को हम जब भी हम कोई बात करते हैं तो हम टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। टॉपिक 222 नीड। ऑक्सिलरी वर्ब जो है नीड, ये सेंटेंस के अंदर यूज होता है टू एक्सप्रेस नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन। अब नीड भी हमारे पास सेम आ गया और टू के। अब हम इसमें देखते हैं कि ही नीड नॉट गो। इसके अंदर हम सेंटेंस देखें ना, तो इसमें हमें पता चला कि नेगेटिव वर्ड भी यूज हो गया। अगर हम यूज कर रहे थे ना एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर नीड को, तो हम कहेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब को जब हम ऐड करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल, आई नीड टू गो नाउ, वन नीड टू बी केयरफुल। अब अपने इसे ऑक्सिलरी सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस बना दिया। अगर हम प्रपोजिशन की बात करते हैं ना, तो हमारे सामने आता है कि जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस को कर रहे होते हैं तो वी नीड टू यूज नीड, ताकि हम वर्ड को ना जोड़ सकें। हमें ज़रूरत होता है किसी भी लफ्ज़ नीड को यूज़ करने के लिए, ताकि हम सेंटेंस को एक साथ जोड़ सकें। ये एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ऑक्सिलरी वर्ब को लेकर चलता है। इसके बाद ही आपके पास एक चीज़ आ गई थी एस की, इजाफे की। अब नीड और नीड्स, अब हम एस को जब इजाफा करते हैं सेंटेंस के अंदर, नीड्स जब बनाते हैं तो थर्ड पर्सन को लेके चल रहे होते हैं, और ये एफर्मेटिव में और होता है। जब हम थर्ड पर्सन प्लूरल को यूज़ करते हैं तो हम सिंपल नीड को लेके चलते हैं। लाइक एग्जाम्पल है, दे नीड टू गो, दे नीड नॉट टू गो। इन दोनों केसेस के अंदर हम एस को नहीं यूज़ किया, बिकॉज देखें, जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं
हम यूज़ नहीं करते एस, और हम जब थर्ड पर्सन की बात करते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो हम उसमें यूज़ कर रहे होते हैं एस को। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दी गई थी, ही नीड्स टू गो। अब हमें थर्ड पर्सन यूज़ किया ना, तो हमने इजाफा कर दिया एस का। फर्स्ट पर्सन के साथ एस नहीं जाता। क्वेश्चन टैग और शॉर्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की कन्फर्मेशन के अंदर, तो हम क्वेश्चंस पूछते हैं कभी कभार, और कभी कभार क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं। जब हम फॉर एग्जांपल अगर हम कंफर्मेशन कर रहे हैं ना, तो हम स्पोक करेंगे, यानी कि बात करेंगे, बोलेंगे उस क्वेश्चन को। तो इट इज़ वेरी हॉट इजंट इट। अब यहाँ पे जो इजंट इट है, ये क्वेश्चन टैग होता है। क्वेश्चन टैग जो होते हैं वो कुछ ऐसी चीज़ होती है जो क्वेश्चन के साथ अटैच होती हैं। लाइक ये एक ऐसा पीस होता है जिसे पिक किया जाता है फर्स्ट पार्ट को क्वेश्चन बनाने में, किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन बनाने के लिए जो एक हिस्से को पिक किया जाता है, उसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। शॉर्ट आंसर, जब हम इनफॉर्मल मैनर में बात कर रहे होते हैं ना, तो शॉर्ट आंसर जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं क्वेश्चंस को रिप्लाई देने के लिए। अब आप यहाँ पे देखें देखें अननेसेसरी डिटेल्स आपसे नहीं पूछे। अब पूछा गया था कि इट इज़ हॉट इजंट इट, तो आप इसमें पूरा डिटेल नहीं दोगे, आप सिंपल को यस इट इज़, नो इट इज़। अब यहाँ पे कुछ चल के आगे बताया गया था कि अगर क्वेश्चन करने वाले की अथॉरिटी को देख के आंसर दिए जाते हैं। अगर वो आपका सीनियर है, यानी कि आपका बॉस है, तो वो आपसे पूछता है अब भाई गर्मी है या नहीं है। अब ये डजेंट मैटर। अब उसने क्वेश्चन किया कि इट इज़ हॉट, उसे गर्मी लग रही है, वो कह रहा है कि इट इज़ हॉट इजंट इट। अब आप कहोगे यस इट इज़, ये अब इसके अकॉर्डिंग चला। नेक्स्ट टॉपिक आता है 225 सेम वर्ड यूज एज अ डिफरेंट। अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर हम देखें ना पार्ट ऑफ स्पीच, तो इसमें डिफरेंट वर्ड्स यूज हो रहे हैं और उनकी स्पेलिंग सेम होती हैं, बट उनका यूज डिफरेंट होता है। जो वर्ड होते हैं वो बिलोंग करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से, जैसे कि हमें पता था। तो आफ्टर दे अराइव, सून आफ्टर, व्हेन डिड दे अराइव। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, इसमें बताया गया था कि आपने सून आफ्टर को यूज़ किया था दो सेंटेंस को डिफरेंस करने के लिए। मैं आपको इसकी एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ एडवाइस और एडवाइस के अंदर। अब देखें लिखने में एडवाइस, अब आप बोल रहे थे एडवाइस और एडवाइस, इसमें एस सी और जेड का डिफरेंस होता है। अब वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता रही होती हूँ, लेक्चर 42। अब देखिए कंफ्यूजन हो गई ना एडवाइस और एडवाइस की। अब देखें एडवाइस, इसके आखिर में आई सी ई है, आइस। अब माइस, उसमें भी आई सी ई और आता है एडवाइस। तो इसके प्रोनाउंसिएशंस में ना हम उसे एडवाइस बोलते हैं। लाइक हम यूज़ कर रहे होते हैं आई सी ई और आई एस ई, ये दो मुख्तलिफ एडवाइसेस होती हैं। किसी को मशवरा देने को भी हम एडवाइस कहते हैं, और किसी को मशवरा उर्दू में करेंगे, दोनों ही में के अंदर हम मशवरे की बात कर रहे होते हैं, तो वो एडवाइस कर रहे होते हैं। अब इसका डिफरेंस कैसे, हम इसे क्लियर कैसे कर सकते हैं, देखें। अब हमें देखते हैं कि कौन से सेंटेंस के अंदर सी ई को यूज़ करना है और कौन से वाले में एस ई। स्पेलिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं ना, तो हम देखते हैं जब हम साउंड करते हैं एडवाइस, सी के हमने प्रोनाउंस किया, लेकिन जैसे ही हम एडवाइस कहते हैं तो एस का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गई, वो से हम कहेंगे जेड की तरफ लेके जाएंगे एडवाइस। अब इसकी कंफ्यूजन, कॉमन कंफ्यूजन इसकी दूर करने के लिए क्या होता है, टीचर का काम है कि वो बच्चे को बताए कि एडवाइस जब आप किसी को मशवरा दे रहे होते हो, आप एडवाइस करते हो, लेकिन कोई सुनने वाला आपको कहे ना कि मुझे मशवरे की ज़रूरत नहीं है, इस पर काम करेंगे, इसका प्रॉपर दें, तो हम वो एडवाइस यूज़ करते हैं। यहाँ पर आकर भी वही बात जो अभी मैंने आपको डिफाइन किया है, सारी की सारी वही है। आपको सिंपल ये याद रखना है, जब आप किसी को मशवरा देते हो आप एडवाइस करते हो, लेकिन कोई आपको कह रहा है कि मुझे मशवरे की ज़रूरत नहीं है, सो सजेस्ट करें मुझे, या सजेशन दें, किसी बेहतर सजेशन दें, तो अब यहाँ पे आके जो मशवरा होगा वो एडवाइस में आ जाएगा। आगे चलते हैं रिलेटिव क्लॉज की तरफ। तो जब हम प्रॉपर वर्ड को यूज़ करते हैं ना फिल इन करने के किसी भी ब्लैंक को, तो हम रिलेटिव क्लॉज को यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल आपके पास आ जाती है कंप्लीट, वो वहाँ पे ऊपर इतना कुछ खास नहीं था। अब यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल रिलेटिव क्लॉज की। व्हाट इज दैट, इज समथिंग, फिल इन द ब्लैंक योर फेस, फिल इन द ब्लैंक आ गई ना। अब यहाँ पे आपने बात करनी है कि
ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, लाइक फर्स्ट आपको दिया जाता है कि व्हाट यू पुट ऑन, सेकंड है दैट यू पुट ऑन, थर्ड है वेयर यू पुट ऑन। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारे पास करेक्ट आंसर आता है that you put on your face. It is something that you put on your face. अगर हम कहते हैं कि it is something what you put on your face या it is something where you put on your face, तो ये करेक्ट आपकी सेंटेंस ग्रामेटिकली ना बनता। तो इसका करेक्ट था कि it is something that you put on your face। अब मैं आपको बताती हूँ कि where क्यों नहीं हमने यूज़ किया। देखिए where जो होता है वो relative pronoun है। अब ये प्लेस के लिए हो रहा होता है, किसी चीज के नहीं रिप्रेजेंट कर। वेयर, हमने किसी खास प्लेस की बात करनी थी तो हम वेयर यूज करते। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कोई चीज है जो कि उसने अपने मुंह पे पुट की है, अपने मुंह पे लगाई है, तो इसमें हम इसलिए नहीं यूज कर रहे होते। और अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखें ना, तो हम देखते हैं कि प्लेस के बारे में बात की है, वेयर एज स्पेस इज नॉट अ प्लेस। हमने दोबारा देखा कि प्लेस व्हाट यू पुट ऑन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो भी हम इसमें थर्ड पर्सन को लेके चल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी था। इसके बाद ही हमारे पास टॉपिक 232 आता है सजेस्ट। अगर ग्रामर व्यू देखें ना तो हमारे सामने आता है कि रिलेटिव क्लॉज जो होती है वो सजेस्ट के साथ यूज हो रही होती है। इसमें हम बात कर रहे होते हैं, किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं, किसी को एडवाइजिंग मतलब हम उसे बता रहे होते हैं कि आपने मुझे एडवाइस कर दिया था। हम डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, वो सजेस्ट करता है। याद रखिए था कि सजेस्ट जो होता है वो डॉक्टर का होता है कि टीचर का होता है। फिर आपके पास टॉपिक 233 आता है कैन। कैन जो होता है वो रिलेटिव क्लॉज होता है किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। इसके अंदर हम ऑर्डर करते हैं, कंप्लीट करते हैं किसी भी सेंटेंस को उसके फुल मीनिंग के साथ। कैन यू एक्सप्लेन मी दिस, यानी कि आप एक्सप्लेन दिस मी ये नहीं कह सकते थे, और एक्सप्लेन समथिंग भी नहीं कह सकते थे। लाइक आप ये जुमला भी नहीं इस्तेमाल कर सकते थे एक्सप्लेन दिस टू मी। तो आप कंप्लीट सेंटेंस करोगे तो आप कहोगे कैन यू एक्सप्लेन मी दिस। अब जो प्रपोजिशन यूज हो रही होती है ना इसमें वो टू हो रही होती है। अब एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो उसमें हम जितनी प्रपोजिशन यूज करेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन होगी वो टू होगी। सेकंड आपके पास आता है माइट। अब जो माइट है वो रिलेटिव क्लॉज है जिसके अंदर हम सेंटेंस को उसके अंदर मीनिंग लेके आते हैं। इट माइट बी, ऐसा हो सकता था, तो ये हो सकने को हम माइट पे लेके आते हैं। फिर आपके पास आता है अजम्पशंस। अजम्पशंस जो होती हैं हम पहले देख चुके हैं, वही होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि हम अज्यूम कर रहे होते हैं। एक एग्जांपल थी इसमें, इस एग्जांपल को हम ऊपर डिस्कस कर चुके थे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो भी पता कर लिया करें, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अच्छा, अब हो कुछ इस तरह रहा है कि कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि वो जब वो पास आउट कर जाते हैं इस सब्जेक्ट को तो मुझे अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो गाइस मुझे अनसब्सक्राइब मत किया करें। देखें मे भी मैं फर्दर ऐसी वीडियोस बनाऊं जो आपके नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो, या आप मुझे बताओ कि आपको क्या सुनना है तो मैं उस रिलेटेड वीडियोस बना दिया करूंगी। पर ये थोड़ा वेयर नहीं हो जाता कि आप लोग पूरा साल मेरे साथ रहते हो, 6 महीने रहते हो, एक सेमेस्टर कंप्लीट करते हो, जैसे ही कंप्लीट हुआ काम खत्म, मैं अनसब्सक्राइब हो गई। सो दैट्स नॉट फेयर, प्लीज़ रखा करें, इस तरह ना किया करें। लाइकली अब आते हैं टू टॉपिक 236 लाइकली। लाइकली जो है ये इसका रूट वर्ड देखें तो ये लाइक से निकला। लाइक जो होता है वो किसी भी पॉजिटिव चीज़ को शो करने के लिए होता है। इसमें हम पॉजिटिव रिजल्ट की बात कर रहे होते हैं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे होते हैं कि ऐसा हो सकता है। अब ये जो क्लासरूम एक्टिविटी है इसमें आप बात करते हो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाती है क्लास के अंदर। इन सारी आप बीइंग ए टीचर अगर आप क्लास को पढ़ा रहे हो तो आप जितने भी एक्चुअली वर्ब हैं इन सारों को सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हुए चलोगे। इसमें हम पेजेस की तरफ जा रहे थे, आई थिंक मैंने इसमें पेज नहीं लिखा। अब पे पर्सन सेंटर अप्रोच, पर्सन सेंटर अप्रोच जो होती है वो क्वाइट क्लोज होती है लर्निंग सेंटर अप्रोच के। इस पे हम इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी एक्टिविटी वो कर रहा होता है और वो उस एक्टिविटी से हर चीज़ को सीख रहा होता है। इसके बाद ही हमारे पास आता है पर्सन सेंटर्ड अप्रोच क्या है। अब अगर आप स्टूडेंट को इस अप्रोच के बारे में बताएंगे ना तो आप उसे हर चीज़
डिस्कस करेंगे, उसे बताएंगे कि पर्सन सेंटर अप्रोच के अंदर होता क्या है कि आप किसी भी इंसान को या अपने आप को आप उसमें ना करते हो, असेसमेंट करते हो अपनी जितनी भी चीज़ें, अपनी हैबिट्स के बारे में बात करोगे, अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करोगे, हर चीज़ को आप प्रॉपरली डिस्कस करोगे। फैक्टर्स इसमें आते हैं, अगर बच्चों को टीचर जब ऑक्सिलरी एक्टिविटी करवा रही होती है ना, तो उसमें वो फैक्टर्स भी देख रही होती है। फर्स्ट उसने पर्सन सेंटर अप्रोच के बारे में बताया होता है, फिर आप उसमें सारी चीज़ें देख रहे होते हो। इसके बाद जी हमारे पास आ जाता है, हम डायरेक्ट जाएंगे 108, बिकॉज इसके आगे हमारे पास जो चीज़ें वो पेपर रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अब जब हम बात करते हैं क्लास के अंदर, तो टीचर क्या करती है, वो रिपीट करती है हर एक्टिविटी को, और वो उसमें देखती है कि कोई प्रॉब्लम, कोई बच्चे को हार्म तो नहीं हो रहा इस एक्टिविटी को रिपीट करते हुए। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की जब वो एक्टिविटी करवा रही होती है। इसके बाद ही प्रोफेशनल डेवलपमेंट आ जाता है टॉपिक 244 के अंदर। तो अब हमारे पास थोड़ा सा रह गया 41, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे सही समझिएगा। नहीं समझ आती दोबारा वीडियो प्ले कर लें, और लाइक ज़रूर किया करें मेरी वीडियो को। प्रोफेशनल डेवलपमेंट है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपनी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं और इनके अंदर कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं होती। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रैक्टिस कर रही हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ की। ये आपका एमसीक्यूज था, तो पाकिस्तान के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है प्रोफेशनल डेवलपमेंट का। लेक्चर 43 है रूटीन प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर। देखें, अब अगर टीचर जो है वो रूटीन टीचिंग कर रही है ना, तो वो उसके लिए पॉइजन हो जाता है। अब स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा होता। टीचर जो होती है वो रूटीन के मुताबिक आती है, पढ़ाती है, बोरिंग सा एक एटमॉस्फेयर बन जाता है क्लास के अंदर, पढ़ाती है और चली जाती है, उसमें चेंजेस नहीं लाती। अब होता क्या है, टीचर खुद भी बोर हो रही है, टीचर खुद भी उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही। जब टीचर उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही तो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं लेते। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टीचर्स को, स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। अब वो जो न्यू टीचर हैं वो भी, और जो पुरानी टीचर्स हैं वो भी। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रेनर की, वो प्रोवाइड करे टीचर को कि वो किस तरह अपनी प्री सर्विस कोर्सेज को बिल्ड कर सकता है। अब प्री सर्विस कोर्सेज कौन से कोर्सेज होते हैं? ये वो कोर्सेज होते हैं जो पीपल खुद सेलेक्ट करते हैं अपने प्रोफेशन या फील्ड को स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद ही लेक्चर 44 के अंदर आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग पॉलिसी। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग पॉलिसी या लर्निंग जो होता है वो क्वाइटली डिफरेंट होता है असेसमेंट फ्रॉम द असेसमेंट लर्निंग, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग डिफरेंट है असेसमेंट फ्रॉम लर्निंग से। आप देखिए जी, असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है, इसमें स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें गाइड किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि आप किस तरह बेटर वर्क कर सकते हो। सिमिलरली असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि फॉर्मेशन यूज़ की जा रही होती हैं। स्टूडेंट जो होते हैं वो लर्न कर रहे होते हैं, वो बेटर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब टीचर के सामने एक्सपोज हो रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी क्वालिटी, स्ट्रेंथ। अब इनकी जो अगर हम देखें ना, गुड प्रैक्टिस जो की जा रही होती है वेस्ट के अंदर हो रही होती है, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे ममालिक में हो रहा होता है। अब स्टूडेंट को कहा क्या जा रहा होता है कि आप सबमिट कराएं अपने फॉर्मेटिव असेसमेंट को समेटिव ऐसे के थ्रू। तो फिर उसके बाद वो समेटिव असेसमेंट दे रहे होते हैं और टीचर उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा होता है। हर सब्जेक्ट के अंदर अगर हम देखें तो वो सेट ऑफ असेसमेंट होता है, जिसे हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। इसके बाद ही हमारे पास मैथमेटिक को देखा जाए, मतलब एक एग्जांपल थी कि मैथमेटिक के अंदर अब टीचर क्या करती है, वो बच्चे को देखती है कि आया वो मैथमेटिक में उसने चेंजेस लाई हैं या नहीं, यानी कि उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं। ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग था। अब देखते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। स्कूल और टीचर जो होते हैं ये क्लियरली स्टेट करते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह करना और किस मुख्तलिफ अंदाज में करना और कौन से क्वेश्चन करने हैं। अगेन अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रेडिशनल टीचिंग हो रहा होता है ना, इसमें पाकिस्तान के अंदर देखें ना,
तो बच्चों को आइडिया हो जाता है। हर साल जो नए जाने वाले बच्चे होते हैं पुराने बच्चे उन्हें बता देते हैं कि टीचर जो होती है इस पे वर्क करके ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगी, तो वो उस अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है। लर्निंग बियॉन्ड, लर्निंग बियॉन्ड जो है ये आपका टॉपिक है लेक्चर 45 यानी लास्ट लेक्चर में से है। अगर हम एक्सपेक्टेशन टीचर की देखें ना, तो वो अगर रूटीनली इनकरेज कर रही है स्टूडेंट को कि वो फॉर्मल कैरिकुलम को लर्न करे, सिलेबस को लेके चले, और वो उनके इंटरेस्ट एरिया के अंदर रहते हुए उन्हें मुख्तलिफ लर्न मतलब फॉर्मल कैरिकुलम की तरफ ला रही होती है, तो हम इसे कहते हैं लर्निंग बियॉन्ड। देखिए सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें सिलेबस में मेंशन नहीं होती, लेकिन टीचर बच्चे को इनकरेज करती है कि वो एक्सप्लोर करे फर्दर उन चीज़ों के अंदर। वो जो रियल एक्सपीरियंस होता है ना, या लाइफ एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो मैटर अलॉट होता है। लाइक बच्चे के दिमाग में वो हमेशा के लिए रह जाता है। सिविक इंफॉर्मेशन जो होती है ये बेस्ट लर्न होती है एक्सपीरियंस से थ्रू। इसके बाद ही हमें टीचर जो होती है वो एक्सपेक्ट करती है स्टूडेंट को कि वो हर बार सोचे अपने फ्यूचर के बारे में और उसे इम्प्लीमेंट करे जो चीज़ वो सीख रहा है अपनी रियल लाइफ के अंदर। टॉपिक 269 सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। मदर टंग जो होती है ये नेचुरल लैंग्वेज होती है जो कि बेसिकली फ्रॉम मदर आ रही होती है। दूसरी लैंग्वेज जो होती है उन्हें हम सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। मदर टंग जो होती है उसे हम L1 से डिनोट कर रहे होते हैं, सेकंड लैंग्वेज को हम L2 कहते हैं। और जो डिफरेंट थ्योरीज रिकॉर्ड की जाती हैं सेकंड लैंग्वेज को, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें ना, तो कुछ लिंग्विस्टिक थे उन्होंने कहा था जो लैंग्वेज है वो डेलिबरेटली लर्न की जाती है बाय एफर्ट। किसने कहा कि जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज है वो लाइक दूसरे प्रोसेस की तरह नॉन रिलेस होता है। और अगर हम कहें कि वो उनके नज़दीक जो था कि ये एक्वायर होती है, लर्न नहीं की जा सकती एफर्ट की तरफ। अब हम देखते हैं लिंग्विस्टिक अप्रोचेस के अंदर कौन कौन से ज़्यादा मशहूर हुई। इंटीग्रेटिव मोटिवेशन, ये एक ऐसी डिज़ायर होती है जिसे हम वैल्यू मेंबर करते हैं कम्युनिटी के अंदर, लाइक वो स्पीक कर रहे होते हैं सेकंड लैंग्वेज को और इससे बच्चा सीख रहा होता है इंग्लिश। अगर फ़र्ज़ करते हैं एक पठान बच्चा है, वो घर में उसकी मदर लैंग्वेज पश्तो है, बट वो जब स्कूल जाता है तो सेकंड लैंग्वेज उसकी उर्दू है। अब उर्दू कैसे सीखता है? वो तो आस पास के बच्चों से सुन के सीख रहा होता है, टीचर उर्दू में बात कर रही होती है तो उससे सीख रहा होता है। फर्दर जैसे वो हायर लेवल की तरफ जाता है, उसकी एक और थर्ड लैंग्वेज सीखता है इंग्लिश। इंग्लिश भी इसी तरह वर्क ऑन कर रही होती है। अब अगर हम रिसर्चर की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है चॉम्स्काई। चॉम्स्काई जो थे 1965 के अंदर, उन्होंने एक ऐसे लिंग्विस्टिक रिसर्चर थे जिन्होंने नॉलेज के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो नॉलेज है वो ग्रामेटिकल रूल ऑफ लैंग्वेज के अंदर आ जाती है। नॉलेज जो है वो ऑर्डिनरी है, हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस के अंदर पाई जाती है। कुछ एडल्ट और अडल्ट जो होते हैं वो डेमोस्ट्रेट करते हैं अपनी इस अवेयरनेस को। उनके नज़दीक, चॉम्स्काई के नज़दीक, मैं अगर सिंपल करूँ तो उसके नज़दीक था कि नॉलेज हमारे दिमाग के किसी हिस्से में या लास्ट शऊर के अंदर मौजूद होती है लैंग्वेज को लेकर। जब हम एक लफ्ज़ सीखते हैं वो हमारे लास्ट शऊर में चला गया, वो सेव रहेगा। अब कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ यूटिलाइज कर लेते हैं, वो उसे सीख लेते हैं, उसे अबूर हासिल कर लेते हैं, और कुछ होते हैं जिनका अबूर नहीं हासिल होता। इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन जो होती है इसमें हम इसे हम डिफाइन करते हैं एक ऐसी डिज़ायर जो अचीव करती है प्रोफिशेंसी को किसी भी लैंग्वेज को लेकर। उसके अल्टरेशंस हो गए, प्रैक्टिकल रीजंस हो गए। इसके बाद जी सेकंड लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की बात करें तो ये हाई और फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ नेसेसरी होता है, इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन को लेकर चल रहा होता है। इसमें हम देखते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाइपोथेसाइज जो होता है इसमें बताया गया था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस या सिक्योर पर्सन वो होता है जो कि इंकरेज करता है, वो और हर तरफ मूव कर जाता है, उसे पता होता है कि उसने क्या सीखना है और क्या पढ़ना है। अगर ट्रेड की बात करते हैं जो रिलेट करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उसमें लैक ऑफ एंजाइटी होता है, ऑन आउटगोइंग पर्सनैलिटी, सेल्फ एस्टीम की कमी होती है। तो वो प्रिडिक्ट कर लेते, आसानी से वो सेकंड लैंग्वेज को सीख लेते हैं। और ये किसने कहा था? ये क्रेशन एस डॉट 1981 में उसने एक बात कही थी। उसने कहा था कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन और सेकंड लैंग्वेज लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया के अंदर उसने बताया था कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है या सिक्योर पर्सन होता है, वो
बेहतर तरीके से सेकंड लैंग्वेज को सीख सकता है। तो ये था जी हमारी लास्ट वीडियो हैंड आउट की। उम्मीद है कि आपको ये सारा सफ़र पसंद आया होगा और आपका बहुत अच्छे से पेपर हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक योर फाइनल टर्म। दुआ में याद रखिएगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।